बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक का लास्ट वीक चल रहा था कॉम्बिनेशनल लॉजिक से, और इसी से रिलेटेड इसको हम प्रोसीड करेंगे, और इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीक, जिसमें सबसे पहले एमएसआई एंड एलएसआई। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जो टर्म्स हैं एमएसआई एंड एलएसआई, इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एमएसआई एंड एलएसआई। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, तो मैं आपको साथ ये रीड भी करता हूँ, साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स contained only a few transistors and so were called small scale integration, or you can call it SSI. They used circuits containing transistors numbering in the tens. They were very crucial in development of early computers. SSI was followed by introduction of the devices which contained hundreds of transistors on each chips and so were called medium scale integration. एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं कि जो वेरी बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स से इनिशियल स्टेजेस पे कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे। उसकी जब कंप्यूटर अर्ली डेवलपमेंट में थे तो तब जो सर्किट्स यूज़ होते थे, इसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स से मैक्सिमम टेंस ट्वेंटीज़, इतने मतलब आप कह लें कि इस रेंज तक, टेंस की रेंज तक। उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई, ये वो सर्किट्स हैं जिनमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में होते थे। तो ये भी जो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट थी उसका ही पार्ट है। तो MSI were attracted economically because which they caused little more systems to be produced using smaller circuits, smaller circuit boards, less assembly work, and a number of other advantages. Next development was of large scale integration. LSI अब यहाँ पे क्या है, large scale integration. The development of LSI was driven by economic factors and each chip comprised tens of thousands of transistors. It was in 1970s when LSI started getting manufactured in huge quantities. तो ये एक कह लें कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की डेवलपमेंट के बारे में कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का वर्ड या ये टर्म या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती थी, जिसमें आपके पास बहुत लिमिटेड ट्रांजिस्टर्स होते थे। और उसके बाद एमएसआई की टर्म आई। एमएसआई मींस मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें आपकी जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज़ हुए। दैन 1970s में एलएसआई की ऑफिशियल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ, और इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। एलएसआई वाज फॉलोड बाय वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या आप इसको ये आपने सुना होगा वीएलएसआई, where hundreds of thousands of transistors were used and still being developed. VLSI जो है स्टिल उस पर वर्किंग जारी है और उसमें डेवलपमेंट हो रही है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ CPU was fabricated on a single integrated circuit to create a microprocessor. तो ये भी जो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था 1986 में, तब शायद 86 के नाम से प्रोसेसर जाने जाते थे। हाँ, तब i3, i5, i7 नहीं, तो 86
प्रोसेसर। उसके बाद आई थिंक आपको याद होगा पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, 4, ये टर्म्स आई थी। तो ये कह लें कि 1980s की डेवलपमेंट है। उसके बाद 1986 with the introduction of first 1 megabyte RAM chip, more than 1 million transistor were integrated। जो कि आप के पास जो रैम है 1 मेगाबाइट 1 MB की जो रैम है वो इंट्रोड्यूस हुई 86 में। और आज आप देख सकते हैं कि इवन आपके मोबाइल में 8 GB, 10 GB, इवन 16 GB की रैम इंट्रोड्यूस हो चुकी है। उसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स प्रोड्यूस्ड इन 1994 कंटेन मोर देन 3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स। ULSI refer to ultra large scale integration and correspond to more than 1 million of transistors. However, there is no qualitative leap between VLSI and ULSI, hence normally in technical texts the VLSI term cover ULSI। तो ये जो हमने अभी डिस्कशन की, जो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, उसकी समरी इन जस्ट 4 लाइंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले SSI जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें लेस दैन 100 कंपोनेंट्स अबाउट 10 गेट आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद MSI की टर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें लेस दैन 500 कंपोनेंट एंड मोर देन 10 बट लेस देन 100 गेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद LSI की टर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कंपोनेंट्स बिटवीन 500 टू 3 लाख 500 एंड 3 लाख इसके बिटवीन आपकी जो कंपोनेंट्स की रेंज होती है, और मोर देन 100 गेट्स आप यूज़ करते हैं। देन आपके पास जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टर्म आती है, इसमें मोर देन 3 लाख कंपोनेंट्स पर चिप आप यूज़ करते हैं। और गेट्स जो हैं वो भी अनलिमिटेड इसमें होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मोर देन 100 गेट आप LSI में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी अनलिमिटेड गेट्स होते हैं। तो ये एक टर्म्स हैं जो आप जो हमारा कमिंग लेक्चर है और इस वीक में हम इनको यूज़ करेंगे। कुछ इसमें नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट LSI और MSI की मेन डिस्कशन है, पर जो ये वाला आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे हट के है, ताकि आपको कंप्लीट एक हिस्ट्री पता चल जाए इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, लॉजिक गेट्स की, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की। तो उसके बाद ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है DLD की, उसका चैप्टर 5 है। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, या इसमें आप लोग क्या सीखेंगे और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये जो हाईलाइटेड पार्ट आपको शो हो रहा है, ये मैं रीड करता हूँ। अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD। बेसिकली इस चैप्टर का जो नाम है वो है LSI एंड PLD सर्किट्स। तो PLD क्या होता है? PLD सर्किट जो है वो एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस सर्किट है, जो कि a PLD is an integrated circuit with internal logic gates that are connected through electronic fuses। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, ठीक है, विद इंटरनल लॉजिक गेट्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के ज़रिए इसके लॉजिक गेट्स जो हैं इंटरनली कनेक्ट होते हैं इसमें। प्रोग्रामिंग द डिवाइस इन्वॉल्व्स द ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस along the paths that must be disconnected so as to obtain a particular configuration। इसमें जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, तो ये इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी जो
इनपुट आउटपुट रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को आप प्रोग्राम कर सकते हैं और डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो आप इससे ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हैं आप। द वर्ड प्रोग्रामिंग here refers to a hardware procedure that specifies the internal configuration of the device। ठीक है। The gates in a PLD are divided into an AND array and an OR array that are connected together to provide an AND or sum of product implementation. The initial state of a PLD has all the fuses intact. Programming the device involves the blowing of internal fuses to achieve a desired logic function। वही चीज़ जो मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग कोई भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। Then in this chapter we introduce three programmable logic devices and establish procedures for their use in the design of digital systems। The three type of PLDs differ in the placement of fuses in the AND or array। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली थ्री प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनका जो प्रोसीजर है एंड उनका जो यूज़ है फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स वो डिस्कस किए गए हैं। तो इसको कुछ ये भी इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर में कि क्या आप डिस्कस करेंगे विथ LSI एंड MSI, वो चीज़ें होगी। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये आज का जो लेक्चर है उससे। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है या ये जो हम टर्म्स डायरेक्टली MSI एंड LSI नाम यूज़ करेंगे, इनके बैक एंड पे क्या हिस्ट्री है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कम्बिनेशनल लॉजिक में डिज़ाइन प्रोसीजर्स के जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है या एक जो लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करनी है उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एंड्स इन अ लॉजिक सर्किट डायग्राम। आपने एक वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की जो वर्बल आउटलाइन है वहाँ से स्टार्ट करना है और उसका जो एंड है वो एक लॉजिक सर्किट डायग्राम पे एंड करना है। ये इसमें जो एक कह लें कि ढांचा टाइप आप स्केच एक बनाना है वो इस तरह से होगा कि आपको एक वर्बल स्टेटमेंट दी गई है जिससे आपने एक लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करनी है। तो इसका जो प्रोसीजर है उसमें ये स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम इज स्टेटेड, ठीक है, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम होगा उसकी स्टेटमेंट आपके सामने आएगी। इनपुट एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स आर डिटर्मिन्ड। तो आपने इनपुट वेरिएबल जो है वो सेपरेट करें और डिज़ायर्ड आउटपुट वेरिएबल जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर लें इसमें। अच्छा, उसमें फर्दर असाइंड द वेरिएबल्स लेटर सिंबल्स, जो वेरिएबल आपने डिफ़ाइन किए हैं उनको प्रॉपर जो लेटर है, सिंबल्स हैं, वो उनको असाइन करें। देन मेक द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बनाएं। द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस फॉर ईच आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड, जहाँ जहाँ पे आउटपुट मैप हो रही है उसका सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस आप बनाएं। एंड देन लास्ट पे लॉजिक डायग्राम वो आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन प्रोसीजर है जो हम फॉलो करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे हमने एक लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है कैरी प्रोपगेशन।
ये क्या है, इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इन पैरेलल implies that all the bits of augment and addend are available for computation at the same time. Total propagation time is equal to the propagation delay of a typical gate times the number of gate levels in the circuit. अब जो प्रोपगेशन टाइम है, प्रोपगेशन आप ये समझ लें जैसे एक कैरी प्रोपगेट करके दूसरे एडर में वो जाता है। तो प्रोपगेट करना मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना, तो उसमें डेफिनेटली कुछ टाइम आपका लगेगा, कोई टाइम डिले आएगा उसमें। तो वो चीज़ें उनको कैसे डील करना है कि हम एक कैरी के लिए कितना वेट हमें करना पड़ेगा, या जो सम है वो उसका क्या टाइम होगा। अगर दो नंबर उनको हम सम कर रहे हैं तो आउटपुट में सम कितने टाइम मिल रहा है। और कैरी जो है, कैरी प्रोपगेशन आपने देखी है कि अगर आपने 4 बिट पैरेलल एडर डिज़ाइन किया है बाय यूजिंग फुल एडर, तो फर्स्ट फुल एडर से कैरी प्रोपगेट अगर करता है तो वो सेकंड फुल एडर में जाएगा, उसकी इनपुट है। अब सेकंड में अगेन कैरी जनरेट होता है तो वो प्रोपगेट करके थर्ड जो फुल एडर है उसमें इनपुट करेगा। इसी तरह उसमें भी अगर कैरी जनरेट होता है तो वो लास्ट फोर्थ वाला जो है उसमें प्रोपगेट करेगा। तो the longest propagation delay time in a parallel adder is the time it takes the carry to propagate through the full adders. Each bit of the sum output depends on the value of input carry. वही चीज़ जो बिट है सम की आउटपुट पे, वो डिपेंड कर रही है आपकी इनपुट कैरी की वैल्यू पे। तो क्योंकि सम आपके पास एक वो नंबर आएगा जिसमें डेफिनेटली कैरी का मैक्सिमम रोल है। अगर तो कैरी जनरेट हो रहा है उससे प्रीवियस नंबर में, तो जब तक कैरी आप नेक्स्ट एडर में उसको प्रोपगेट नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट आपका जो आंसर है वो अचीव नहीं हो सकता। तो इसमें अब आपको आई होप कि आपको ये कैरी प्रोपगेशन जो है वो, पहले कैरी प्रोपगेशन का जो वर्ड है या कॉन्सेप्ट है बैकएंड पे, वो समझ आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ एस आई अब एस आई मतलब ये सम है, आई जनरली हमने यूज़ किया यहाँ पे। S1 मतलब फर्स्ट 2 बिट का सम, S2 सेकंड जो एडर है फुल एडर उसका सम। तो इस तरह एस आई इन एनी गिवन स्टेज in the adder will be in its steady state final value only after the input carry to that stable has been propagated. ये स्टेटमेंट इसको मज़ीद हम क्लियर करते हैं। इनपुट्स A4 and B4 reach a steady value as soon as input signals are applied to the adder. ठीक है, उसके बाद but input carry C4 does not settle to its final steady state value until C3 is available. In its steady state value, C3 has to wait for C2 and so on down to C1. ये वही चीज़ कैरी प्रोपगेशन में अगर देखें हमारे पास A4 एंड B4 ये दो नंबर जिनको इनपुट हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर है तो उसमें जो लास्ट वाला एडर है फुल एडर जिसमें आप A4 एंड B4 ये 2 बिट्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो ये अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन पे रीच कर गए हैं या स्टेडी स्टेट कंडीशन में अवेलेबल हैं। तो अब इनका जो सम है ये तब तक जो है अवेलेबल, या तब तक आप इसको अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास C4 अवेलेबल नहीं होगा। अब C4 आपके पास कैसे आएगा? C4 मतलब जो कैरी 4 है इनका इनपुट का, C4 आपके पास तब आएगा जब आपके पास C3 अवेलेबल है स्टेडी स्टेट में।
तो C3 स्टेडी स्टेट में कब अवेलेबल होगा, जब आपके पास C2 है। C2 कब होगा, जैसे C1 है। तो ये जो कैरी का एक सिलसिला है C1 से लेके C4 तक, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और C1 से प्रोपोगेट करके ये C4 तक आपको आता है। और आप जो लास्ट फुल एडर आपका है, वो अपना फंक्शन तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक उसकी जो 3 इनपुट्स हैं A4, B4 एंड C4, ऑल दीज 3 इनपुट आर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। अच्छा, अब जो द नंबर ऑफ गेट लेवल्स फॉर द कैरी प्रोपगेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द सर्किट ऑफ द फुल एडर। तो जो नंबर ऑफ गेट लेवल है वो आप कैसे निकाल सकते हैं कैरी प्रोपगेशन के लिए। वो जो है आप फुल एडर के सर्किट से आप जो है नंबर ऑफ़ गेट लेवल्स आप अचीव कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी है कि अगर हमने देखना हो कि इस सर्किट में गेट लेवल कितने हैं, तो वो कैसे आएगा। वो 2 × n है वो, आई थिंक। हाँ, ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये क्या है कि इफ़ देर आर 4 फुल एडर्स इन द पैरेलल एडर, द आउटपुट कैरी C5 वुड हैव 8 गेट लेवल्स फ्रॉम C1 टू C5। मतलब C1 से लेके C5 तक प्रोपगेट करने के लिए देर आर 8 गेट लेवल्स। और ये गेट लेवल आप कैसे निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला इसका ये है, इफ़ देर आर n बिट पैरेलल एडर देन देर आर 2 × n गेट लेवल फॉर द कैरी प्रोपगेट थ्रू। ठीक है, ये आपने एक जनरल इसका फार्मूला भी जहन में रख लेना है। और इसको हम देख लेते हैं। ये आपके पास जैसे आप को मैंने स्टार्ट में एक फुल एडर, ठीक है, फुल एडर ये है। उसके बाद सॉरी हाफ एडर, और उसके बाद अगेन दूसरा हाफ एडर ये है। फिर इन दोनों को आप जो है कंबाइन करके एक फुल एडर आपने बनाया था। ये वही है। और SI जनरल कोई भी सम S1 हो सकता है, S2 हो सकता है। ये आपका अगर A2 है, B2 है और C2 है, तो देन आपका ये जो सम है फाइनल, ये आपका आ जाएगा 2S2 एंड C3 इसलिए क्योंकि ये जो नेक्स्ट आपका होगा फुल एडर उसकी इनपुट होगी। The input and output variable use the subscript I to denote a typical stage in the parallel adder। वही चीज़ कि I हमने इनको क्यों नाम दिया, ये जनरल एक सबस्क्रिप्ट है जो कि एक लेवल या स्टेज को शो कर रहा है कि ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। द सिग्नल एट PI एंड GI settle to their steady state values after the propagation through their respective gates। तो ये जो प्रोपगेशन के बाद उनके जो रिस्पेक्टिव गेट हैं उसमें स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ में अपनी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। दीज टू सिग्नल्स आर कॉमन टू ऑल फुल एडर्स एंड डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट ऑगेंट एंड एडेंट बिट्स। द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट कैरी CI to the output carry CI+1 propagates through AND gate and an OR gate which constitutes two gate level। मतलब कि अगर आपका इनपुट कैरी एंड आउटपुट कैरी ये प्रोपगेट कहाँ कहाँ से करता है, एक तो एंड गेट है, फिर आपके पास और गेट है, जो कि मिला के आपके पास 2 गेट लेवल बनते हैं।
तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। फिर इसमें जो आपके साथ मैं फार्मूला शेयर कर रहा था वो ये है कि टोटल प्रोपगेशन टाइम इन द एडर वुड बी द प्रोपगेशन टाइम इन 1/2 एडर प्लस 8 गेट लेवल। तो जो एक फुल एडर का, ठीक है, एक टोटल प्रोपगेशन टाइम है इन द एडर वुड बी द प्रोपगेशन टाइम इन 1/2 एडर। एक तो जो उसमें हाफ एडर यूज़ हो रहा है उसका प्रोपगेशन टाइम प्लस 8 गेट लेवल। फॉर एन एन बिट पैरेलल एडर देर आर 2 एन गेट लेवल for the carry to propagate through, ठीक है। The carry propagation is a limiting factor on the speed with which two numbers are added in parallel। तो जो कैरी प्रोपगेशन जो हम ये डिस्कशन इस पे इतनी की है, ये क्या है, ठीक है। ये लास्ट पे आपके पास ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा तवज्जो के साथ। द कैरी प्रोपगेशन इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। कैरी प्रोपगेशन आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर है ऑन द स्पीड पे विद विच टू नंबर्स आर एडिड इन पैरेलल। दो नंबर कितनी स्पीड से ऐड होंगे उसमें कैरी प्रोपगेशन आपका एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये इस पे डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगर एक टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो जो टास्क है वो कितना क्विकली या कितना डिले के साथ परफॉर्म होगा, ये कैलकुलेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें कैरी प्रोपगेशन का एक मेन रोल है। Then the solution is to employ faster gates with reduced delays, but this is a limitation. There are several techniques for reducing the carry propagation time in a parallel adder. The most widely used technique is the principle of look ahead carry। तो वही चीज़ कि अगर हमने अपना जो टास्क है वो क्विकली परफॉर्म करवाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देर आर सेवरल टेक्निक्स, ठीक है। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो है प्रिंसिपल ऑफ लुक अहेड कैरी। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है ये जो सॉल्यूशन है उसको फास्टर कर सकते हैं या जो डिले है उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप। अच्छा, कैरी प्रोपगेशन। कंसीडर द सर्किट ऑफ द फुल एडर इफ़ वी डिफाइन टू न्यू बाइनरी वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं जिसमें आपके पास P एंड G। आई सबस्क्रिप्ट है जो कि कोई भी स्टेज हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है। तो ये इसमें जो सम है एडर का वो P से डिनोट किया है और जो मल्टीप्लिकेशन है या दो इनपुट जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो G से है। द आउटपुट सम एंड कैरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो आउटपुट सम है उसमें आपके पास P जो है वो कैरी के साथ उसका एडिशन की गई है और जो कैरी है नेक्स्ट स्टेज का कैरी i+1 उसमें G ये वाली टर्म प्लस P एंड C की मल्टीप्लिकेशन है नेक्स्ट स्टेज कैरी के लिए। तो GI इज कॉल्ड द कैरी जनरेट एंड इट प्रोड्यूस एन आउटपुट कैरी व्हेन बोथ A एंड B आर 1। ये तो आपको क्लियर है, जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तब आपके पास कैरी आता है रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट कैरी। इसमें इनपुट कैरी इन्वॉल्व नहीं है। अगर तो आपके पास A और B दोनों बिट्स 1 हैं तो डेफिनेटली आपके पास कैरी जनरेट होगा और GI जो है उसको कैरी जनरेट यहाँ पे कहा। PI इज कॉल्ड कैरी प्रोपगेट, ठीक है, कैरी प्रोपगेट PI। GI कैरी जनरेट है, PI कैरी प्रोपगेट है, बिकॉज इट इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोपगेशन ऑफ कैरी फ्रॉम CI to CI
ci+1। ये प्रीवियस फार्मूला में आपने देखा होगा कि ये एक वाहद टर्म है जो कि इन्वॉल्व है कैरी प्रोपगेशन प्रोसेस में बिटवीन ci to ci+1। Then the Boolean function for the carry output of each stage and substitution for each ci is value from the previous equation। मतलब एक हर स्टेज के लिए हमारे पास जो कैरी प्रोपगेशन है उसका फार्मूला क्या बनेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है और उसका जो आउटपुट कैरी होगा ci+1 वो डेफिनेटली c2 हो जाएगा। और यहाँ पे g1 i की जगह पे अगर 1 रख रहे हैं हम, सिंपल i की जगह पे आपने 1 है, दिस इक्वेशन इज़ फॉर i इज़ इक्वल टू 1। तो ये c2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे था ci+1 और ये g1 है प्लस p1 एंड c1। तो ठीक है, ये तो क्लियर है। देन ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पे i इज़ इक्वल टू आपके पास 2 है। तो ये g2 प्लस p2 प्लस इंटू c2 और ये आपके पास c3 हो गया। अब ये जो c2 की वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि जो c3 है नेक्स्ट कैरी जो है वो इन्वॉल्व है g2 में, p2 में, g1 में, c1 में। ये तीनों टर्म्स इसमें अब आ गई हैं जब आप c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह c4 जो स्टेज 3 या i इज़ इक्वल टू 3 के लिए आपके पास इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगी। और इस इक्वेशन में आप फाइनल c3 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे ये वाले। जब ये पुट किया अब आपके पास जो फाइनल टर्म है वो ये बन गई है। तो इस इक्वेशन से आप जो है एक लॉजिक डायग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे, इसमें पहले देखें आपके पास एंड गेट कितने यूज़ हो रहे हैं। एक है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और ये चारों फिर ऐड अप हो रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसकी एक वो आएगी इस स्लाइड के बाद जो फिगर है वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लें थोड़ा सा। ईच आउटपुट कैरी इज़ एक्सप्रेस्ड इन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो ईच फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद वन लेवल ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय एन और गेट। दैट्स फाइन कि जो आपका एसओपी है वो एंड गेट एंड और गेट से आप जिस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। 3 बूलियन फंक्शंस फॉर c2, c3, c4 आर इम्प्लीमेंटेड in the look ahead carry generator. Note that c4 does not have to wait for c3 and c2 to propagate। c4 is propagated at the same time as c2 and c3। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जो c4 है डज नॉट हैव टू वेट फॉर c3 और जो c2 to propagate and जो c4 is propagated at the same time as c2 and c3। तो जो c4 है वो पहला पॉइंट तो ये है कि उसको वेट नहीं करना, ये चीज़ आपने नोट करनी है c3 के लिए। और जो c4 है वो उसी टाइम प्रोपगेट करेगा, ये लुक अहेड कैरी जनरेटर में उसी टाइम प्रोपगेट करेगा जिस टाइम में c2 और c3 प्रोपगेट करेंगे। तो ये आपके पास वो जो इक्वेशंस आपने ड्रा की थी या डिज़ाइन की थी उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक डायग्राम है वो इस तरह से है, उसको आप देख सकते हैं c4, c2, c3। तो ये लुक अहेड कैरी के तौर पे आपने इसको किया। अब ये आपने जो c4 ये वाली जो टर्म है इसमें आपने ये जो तीनों c2, c3, c4 ये जो तीनों हैं इनकी आउटपुट आपने जो बाय यूजिंग लॉजिक सर्किट वो आपने यहाँ पे डिज़ाइन की है।
सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर C2 का हम देखें तो C2 में ये पहले तो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। अब दो टर्म में से कौन सी है, पहली G1 है और दूसरी में एक तो आपके पास P1 है और दूसरी C1 है। ये एंड गेट से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही हैं G1 में, ये आपके पास C2 है। इसी तरह आपके पास C3 है, C4 है। तो ये लुक हेड कैरी प्रोपगेशन सिस्टम है जिसमें आपका जो C4 है वो आप देख सकते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं है C3 पे या C2 पे। ये भी सेम उसी टाइम में प्रोपगेट हो रहा है जिस टाइम में C3 प्रोपगेट हो रही है और यहाँ C2 प्रोपगेट हो रही है। तो ये एक प्रोसीजर था। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर की जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।